लास्ट लेक्चर में हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था और वो एक्सप्रेशन था हमारे पास एन आई इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाय ई रेज पावर अल्फा इंटू ई रेज पावर बीटा इंटू यू आई प्लस 1। तो जैसे कि हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के केस में बीटा की वैल्यू भी वहाँ पे निकाली हुई है और वो बीटा की वैल्यू ही वहाँ पे हमारे पास 1/kt। तो यहाँ पे भी हम इस बीटा की वैल्यू 1/kt पुट करें तो ये जो हमारे पास फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये हमारे पास बन जाएगा ई रेज पावर अल्फा इंटू ई रेज पावर यू आई डिवाइडेड बाय kt प्लस 1। तो बीटा की वैल्यू 1/kt है इसलिए बीटा की जगह हम 1/kt यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास इंटरवल आई की फॉर्म में हमारे पास लॉ है, लेकिन अगर इस लॉ को हमने एनर्जी की फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एन यू डी यू इक्वल टू जी यू डी यू डिवाइडेड बाय ई रेज पावर अल्फा इंटू ई रेज पावर बीटा इंटू यू। तो हमारे पास बीटा जो है 1/kt है या इसको हम u/kt यहाँ पे लिख सकते हैं और प्लस 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो लॉ है हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड को डी यू से मल्टीप्लाई कर दिया और एन आई को एन यू से कर दिया, जी आई को जी यू से इस एक्सप्रेशन में कर दिया। तो ये हमारे पास जो लॉ है ये हमारे पास है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये हमें बताता है नंबर ऑफ द पार्टिकल इन बिटवीन u एंड u प्लस डी यू। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बना। तो अगर हम तीनों स्टैटिस्टिक्स के एक्सप्रेशन को देखें तो तीनों के एक्सप्रेशन में लगभग सिमिलर है हमारे पास। तो अगर हम बात करें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में एन यू डी यू हमारे पास होता है जी यू डी यू डिवाइडेड बाय ई रेज पावर अल्फा इंटू ई रेज पावर u/kt। और अगर हम बात करें बोस-आइंस्टाइन की तो बोस-आइंस्टाइन के केस में होता है एन यू डी यू इक्वल टू जी यू डी यू डिवाइडेड बाय ई रेज पावर अल्फा ई रेज पावर u/kt और -1। और ये जो अभी हमने डिराइव किया फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के केस में ये होता है एन यू डी यू इक्वल टू जी यू डी यू और डिवाइडेड बाय ई रेज पावर अल्फा इंटू ई रेज पावर u/kt और प्लस 1। तो तीनों में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों के एक्सप्रेशन लगभग सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे ना +1 है ना -1 है। और जो बोस-आइंस्टाइन है उसके केस में -1 है और जो फर्मी डिराक है उसके केस में +1 है। बाकी सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पे सेम है। तो तीनों का जो फाइनल एक्सप्रेशन है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का वो तीनों का सेम ही है हमारे पास, +1 -1 और कुछ भी नहीं हमारे पास है। तो ये हम डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में ना प्लस होता है ना -1 और बोस-आइंस्टाइन के केस में -1 और फर्मी डिराक के केस में यहाँ पे +1 हमारे पास होता है। एक प्रॉब्लम जनरली जो एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ पे 3.14 एग्जाम्पल भी हमारे पास दिया हुआ है। वो हमारे पास क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 fermions may be distributed in 5 cells, may be distributed in
5 सेल्स। तो ये एग्जाम्पल जनरली या इस तरह का क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 फर्मियंस में बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 सेल्स। तो हमारे पास 5 सेल्स है, उनमें हमने 3 फर्मियंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सप्रेशन को डिराइव करते समय पढ़ा था कि हमारे पास जो WI होता है वो हमारे पास GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल और GI माइनस NI फैक्टोरियल हमारे पास होता है। और जो WI है यहाँ पे ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट, और GI फैक्टोरियल हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स, और NI फैक्टोरियल और GI माइनस NI फैक्टोरियल ये हमारे पास होते हैं मीनिंगलेस वेज। तो हमने वहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज इज द रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो वहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 फर्मियंस। तो इसलिए जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के केस में हमारे पास फॉर्मूला है, तो वो फर्मियंस के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास NI है वो यहाँ पे 3 है, और जो GI है ये हमारे पास 5 है। तो ये जस्ट वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास WI यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि 5 माइनस 3 2 हमारे पास होगा। और इसको हम अगर लिखें तो इसको हम 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और बटे में 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल हमारे पास है। 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 ही होता है, तो 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 गुणा 4 बटे 2 हमारे पास यहाँ पे बचेगा, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये हमारे पास हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे जो है 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हमारे पास बनी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 फर्मियंस में बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम 10 वेज में जो है 3 पार्टिकल्स को 5 सेल में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही हमारे पास सेम होता है, लेकिन 3 फर्मियंस की जगह 3 बोसोन्स अगर लिखा हो, तो उस केस में बोसोन्स के केस में हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंट है। तो हमने वो बोसोन्स बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के टाइम इसको डिराइव किया हुआ है। और वो फॉर्मूला हमारे पास WI इक्वल टू NI प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI का फैक्टोरियल और GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगर यहाँ पे हमें जो पार्टिकल दिए हुए हैं, अगर वो बोसोन्स दिए हुए हैं, तो बोसोन्स के केस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगता है। और अगर हमें फर्मियंस दिए हुए हैं, तो फर्मियंस के केस में ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे NI और GI तो दोनों में ही है, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि अगर फर्मियंस हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, अगर बोसोन्स हैं तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल। तो ये जो केस है हमारे पास, ये भी एक फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एक एप्लीकेशन है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो मेटल होता है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल के अंदर ये हमारे पास अगर मेटल है, तो मेटल के अंदर हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे पास फर्मियंस होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीग्रल होती है, और जिन पार्टिकल की स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है उनको हम फर्मियंस बोलते हैं। और जो फर्मियंस होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे करते हैं। तो ये हमारे पास एक सिस्टम हो गया, और सिस्टम के अंदर फर्मियंस हैं।
तो अब ऐसा सिस्टम जिसमें फर्मियंस पार्टिकल होते हैं तो उसके ऊपर हम जो फर्मी ड्राफ्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है फर्मी ड्राफ्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए, वही एक्सप्रेशन इस केस में भी हमारे पास जो है वैलिड होगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि NU DU विल बी इक्वल टू GU डिवाइडेड बाय e रेज पावर अल्फा इंटू e रेज पावर u बाई KT एंड +1 इंटू DU। तो जो फर्मी ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि मेटल के केस में भी ये लॉ का ओबे होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि मेटल के केस में जो हम फर्मियन ले रहे हैं तो ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन ऑफ फर्मी ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो फर्मी ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम एक मेटल ले रहे हैं, मेटल के अंदर हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फर्मियंस हैं, तो हम सेम फर्मी ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पता है कि यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है इसको भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस फर्मी ड्राफ्ट ने जो अल्फा की वैल्यू है उसको भी यहाँ पे फाइंड आउट किया, लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे किया वो यहाँ पे हमारे पास इसका जो है एक जो एक्सप्रेशन है वो फर्मी ड्राफ्ट ने यहाँ पे दिया। तो होता है कि हमारे पास जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं या डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं, तो हम वहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह से हम डिफरेंट लेवल्स में एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट सेल्स में पार्टिकल्स को डालेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, तो उसी तरह से हम ठीक इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल में यहाँ पे पुट अप करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इसमें 2 हैं और इसके हमारे पास मान लो 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 2 हैं और इसमें मान लो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ये होती है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो जो हमारे पास एनर्जी है वो ऊपर की तरफ जो लेवल होते हैं वो इंक्रीज होती जाती है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये सबसे लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं E1 वाले, और ये सबसे उससे ऊपर जो एनर्जी है उस लेवल वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे पास E3 एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये E4 वाले हैं और ये E5 वाले हैं। तो E1 सबसे कम है, E2 उससे ज़्यादा है, E3 उससे ज़्यादा है, E4 उससे ज़्यादा है और E5 हमारे पास यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन फिल करके ख़त्म हो जाते हैं, तो उससे ऊपर के जो लेवल होते हैं वो हमारे पास वहाँ पे हम वेकेंट उनको जो है शो करते हैं। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे। तो बोलता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक डिफरेंट एनर्जी लेवल है और हम यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हम ले लेते हैं T = 0 केल्विन। तो ये हम देख रहे हैं T = 0 केल्विन पे। तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में होते हैं वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट्स में यहाँ पे मूव कर जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन जब हम टेम्परेचर 0 केल्विन लेंगे, मतलब मिनिमम टेम्परेचर हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तक ही हमारे पास यहाँ पे फील्ड होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे पास लेवल है यहाँ तक कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे फील्ड हैं। तो ऐसे लेवल, इस लेवल को हम यहाँ पे फर्मी लेवल बोलते हैं। ये वाला जो लेवल है इसको हम फर्मी लेवल यहाँ पे बोलते हैं। और इस फर्मी लेवल की जो एनर्जी है उसको हम UF से लिखते हैं। तो UF इज द एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल।
तो फर्मी लेवल हमारे पास क्या हुआ, फर्मी लेवल हमारे पास हुआ कि एट द टेम्परेचर 0 केल्विन, at the temperature 0 Kelvin, the state up to which electrons are filled and above which electrons are not filled या levels are empty। तो जिस लेवल के ऊपर के लेवल एम्प्टी होते हैं और उस लेवल के नीचे के लेवल सारे फील्ड होते हैं, तो उस लेवल को हम फर्मी लेवल यहाँ पे बोलते हैं। तो फर्मी लेवल क्या होता है, अगर हम किसी मेटल को देखते हैं और 0 केल्विन टेम्परेचर पे उसको देखते हैं, तो होता है जहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन आपके फील्ड होते हैं, जिस पर्टिकुलर लेवल तक इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं और उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वाले लेवल खाली होते हैं और उसके नीचे वाले लेवल फील्ड होते हैं। लेकिन कब, जब टेम्परेचर 0 केल्विन हम ले रहे हैं, तो उस लेवल को हम यहाँ पे फर्मी लेवल बोलते हैं। और फर्मी लेवल की जो एनर्जी होती है उसको हम यूएफ से यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्मी लेवल वो लेवल होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे जिसके ऊपर के लेवल वेकेंट होते हैं और उसके नीचे के लेवल सारे हमारे पास जो फील्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, टेम्परेचर मस्ट बी 0 केल्विन। लेकिन अगर टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास 0 केल्विन से ज़्यादा है तो उस केस में इस लेवल को हम यहाँ पे फर्मी लेवल नहीं बोल सकते। तो यही चीज़ अब हम मैथमेटिकली भी अगर यहाँ पे देखें तो हम मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं कि NU इज इक्वल टू 0 फॉर U इज ग्रेटर देन UF। मतलब जब एनर्जी UF से ज़्यादा होगी तो उन लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी 0, NU विल बी 0 फॉर U इज ग्रेटर देन UF। तो UF से ऊपर वाले जो लेवल हैं उनमें कोई भी पार्टिकल नहीं हमारे पास होगा। तो NU विल बी 0 जब एनर्जी आपकी UF से ज़्यादा होगी। तो फॉर दी U इज ग्रेटर देन UF number of particle will be 0, means there is no particle in the upper level। तो NU will be 0 for these levels। तो इन लेवल्स के लिए हम बोलेंगे NU is 0। लेकिन कब, T equal to 0 केल्विन पे। तो at T equal to 0 केल्विन NU will be 0 for the U above than UF। तो ये है हमारे पास लेवल जिनकी एनर्जी UF से ज़्यादा है, तो उसके केस में नंबर ऑफ पार्टिकल उनमें जो है हमारे पास 0 होंगे। तो हम मैथमेटिकली इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NU बटा GU इक्वल टू 0 फॉर U इज ग्रेटर देन UF। तो जब कोई चीज़ 0 होती है तो उसके बटे में जो भी हम कर दें वो भी 0 के बराबर ही होता है। जैसे 0.5 0, 0.10 0, 15 0.15 0। तो NU हमारे पास 0 है तो NU बटा GU भी हमारे पास यहाँ पे 0 होगा। या हम एक और चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं कि NU बटा GU विल बी इक्वल टू 1 फॉर U इज लेस देन UF या U is less than or equal to UF। तो ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पे आती है। तो NU बटा GU is 1 for U is less than UF। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि UF के नीचे सारे ही लेवल फील्ड हैं, मतलब जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं वो सारे के सारे सभी लेवल में हमारे पास यहाँ पे फील्ड हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लेवल हैं फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो हमारे पास सेल्स हैं और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही फर्मियन हमारा जो है ऑक्युपाई कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जितने यहाँ पे सेल होंगे उतने ही यहाँ पे पार्टिकल होंगे। तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा कि NU इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड GU इज द नंबर ऑफ सेल। तो अगर मान लो सेल्स हमारे पास 50 हैं तो सारे के सारे तब फील्ड होंगे जब उनमें 50 पार्टिकल हमारे आएंगे।
तो 50/50 विल बी इक्वल टू 1। तो जितने सेल होंगे उतने ही पार्टिकल होंगे। तो मैंने बोला था कि इस लेवल के नीचे के कोई भी सेल हमारे पास जो है वेकेंट नहीं होते, या कोई भी लेवल वेकेंट नहीं होते। लेकिन फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में हम सेल का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बिलो दिस फर्मी लेवल आर फील्ड। तो जितने फील्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही हमारे पास जो है फील्ड सेल होंगे। तो इसलिए NU भी उतना ही होगा। तो GU भी हमारे पास होना, तो इसलिए इन दोनों की रेशो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगी, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हमारे पास होंगे। फॉर दी U इज लेस देन UF। तो ये जो मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशनें लिखी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो इनको हम यहाँ पे ग्राफिकली भी, ग्राफ के थ्रू भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू हम इनको किस तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास जो प्लॉट रहेगा वो हमारे पास रहेगा, इधर को हम U लें और इधर को हम NU/GU अगर लें। तो जो दूसरी और तीसरी हमारे पास यहाँ पे ये वाली और ये वाली है, इनको हम यहाँ पे देखें तो हम क्या बोलेंगे कि NU/GU इज 1 फॉर U इज लेस देन UF। तो हम मान लो यहाँ पे UF ले लेते हैं। तो बोलता है कि UF से नीचे, मतलब व्हेन एनर्जी इज लेस देन और इक्वल टू UF हमारे पास होगा, तो NU/GU हमारे पास 1 होगा। तो मान लो यहाँ पे ये हम 1 ले लेते हैं इसको। तो NU/GU हमारे पास 1 होगा जब U इज लेस देन UF हमारे पास होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये ग्राफ हमारे पास जो है इस तरह से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब एनर्जी UF के बराबर है या UF से कम है, जब एनर्जी UF के बराबर है या UF से कम है, तो NU/GU हमारे पास जो 1 होगा। तो NU/GU हमारे पास 1 नहीं होगा पूरे पोर्शन के लिए। तो ये हमारे पास UF है, UF से नीचे जो NU/GU की वैल्यू है वो हमारे पास 1 नहीं होगी, जो कि कांस्टेंट होगी। तो इसलिए ग्राफ हमारे पास जो है इस तरह का यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर मान लो हम उस मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो जब ये जो ग्राफ है ये हमारे पास है, ये वाला ग्राफ T = 0 केल्विन, जो हमारे पास कंडीशन है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास हमने कन्फिगरेशन लिखी थी, टेम्परेचर इंक्रीज होने से मान लो लेवल पहले यहाँ तक फील्ड थे और ये हमारे पास फर्मी लेवल था, और हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया और 0 केल्विन से ज़्यादा उसको इंक्रीज किया। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारे पास फर्मी लेवल के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन हैं, दे विल गो टू द अपर एनर्जी लेवल्स। तो जब ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो यहाँ नीचे हमारे पास जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये जो ग्राफ हमने ऊपर बनाया हुआ है, इस ग्राफ की शेप हमारे पास जो है इस तरह की हमारे पास हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो ग्राफ हमारे पास बना, ये हमारे पास बनेगा T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन के लिए हमारे पास ग्राफ बना। ये क्यों बना? क्योंकि UF से नीचे जो लेवल है, ये हमारे पास UF है, तो UF से नीचे वाले लेवल कुछ हमारे पास जो वेकेंट हो जाएंगे, और UF से नीचे ऊपर वाले लेवल हमारे पास जो फील्ड हो जाएंगे। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि UF से ऊपर भी हमारे पास NU/GU की वैल्यू आती है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो UF से ऊपर भी अब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल UF से ऊपर भी हमारे पास चले जाते हैं। ये UF है, इसके ऊपर भी पार्टिकल चले जाते हैं, और UF से नीचे वाले जो एनर्जी लेवल हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे खाली हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज बिलो दिस फर्मी लेवल। तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनमें हमने यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इसलिए ये ग्राफ हमारे पास जो इस तरह से हमारे पास आता है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और ग्राफ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमारे पास इस तरह से, इधर को हमने U लिया हुआ है और इधर को हमने NU लिया हुआ है।
तो होता है जैसे जैसे हमारे जो है एनर्जी लेवल बढ़ते जाते हैं, तो एनर्जी लेवल बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी हमारे जो इंक्रीज होते जाते हैं। लेकिन कहाँ तक, जब एनर्जी हमारे पास है UF के बराबर हमारे पास होती है। तो मैंने बोला था कि हमारे पास ये इस तरह से एनर्जी लेवल है। तो पहले एनर्जी लेवल में 2 ही पार्टिकल होंगे, मान लो ये यहाँ पे है, और जब दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे तो अब हमारे पास 4 पार्टिकल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 आ गया। और जब हम तीसरे एनर्जी लेवल की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे मान लो 6 हैं, तो 6 4 10 हो गए। तो इसलिए जैसे जैसे हमारे पास U1 U2 U3 U4 U5, तो हम ये U1 U2 U3 U4 कब तक, UF तक। तो UF तक नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे जो है इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसलिए ये ग्राफ हमारे पास जो है इस तरह की शेप का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर हम यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमने लिया हुआ है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, जिसको हमने मेटल के केस में भी अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन हमने निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए। तो वैल्यू ऑफ अल्फा यहाँ पे हम निकालेंगे, तो वो हम इसी कंसेप्ट से निकालेंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं NU/GU इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e⁻ अल्फा इंटू e⁻u/kT और प्लस 1। तो जो दोनों साइड हमारे पास du था वो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो सिर्फ NU इक्वल टू GU, तो NU के बटे में GU भी आ जाएगा। तो NU/GU इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई e⁻ अल्फा e⁻u/kT प्लस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बना। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ये 2 चीज़ें स्टडी की, तो अगर हम ये दूसरे वाली कंडीशन यहाँ पे लें, तो ये दूसरे वाली कंडीशन है, इसको हम फॉलो करें, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि NU/GU हमारे पास 1 होगा अगर U इज लेस देन और इक्वल टू UF हमारे पास होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन कंडीशन हमारे पास ये है कि टेम्परेचर, अगर हमने फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी स्टडी करनी है तो टेम्परेचर हम 0 केल्विन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि फर्मी लेवल हमारे पास कब आता है, जब टेम्परेचर हम 0 केल्विन लेते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज 0 केल्विन NU/GU इज इक्वल टू 1 फॉर U इज लेस देन UF। तो हम यहाँ से इस वाली कंडीशन से देखेंगे कि NU/GU हमारे पास जो 1 होता है जब U इज लेस देन UF हमारे पास होता है। तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास बनेगा e⁻ अल्फा e⁻u/kT और प्लस 1। तो ये दूसरी वाली कंडीशन के केस में हम ले रहे हैं कि मान लो जब U इक्वल टू UF हम लेते हैं, तो जब हम U इक्वल टू UF यहाँ पे लेते हैं, तो U इक्वल टू UF अगर हमने ले लिया, लेस देन नहीं लिया, हमने लिया U इक्वल टू UF, तो उस केस में हमारे पास U की जगह हम UF लिख देंगे और NU/GU हमारे पास जो 1 होगा। तो NU/GU हमारे पास विल बी इक्वल टू 1 व्हेन U विल बी इक्वल टू UF। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं, इसको आप इधर ले आओ मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास बनेगा e⁻ अल्फा e⁻UF डिवाइडेड बाय kT और प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और दूसरी साइड हमारे पास जो है यहाँ पे 1 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे बुक में थोड़ी सी करेक्शन आपकी होगी। तो बोलता है कि हमारे पास व्हेन T टेंड टू 0 केल्विन, तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करेगा तो UF/kT है, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी, और e⁻∞ भी हमारे पास जो है इन्फिनिटी के बराबर होता है।
तो इसलिए जो पहले वाली टर्म है ये आपकी इन्फिनिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि इन दैट केस ई रेट पर अल्फा और ई रेट पर यू एफ बाई के टी प्लस वन विल नियरली बी इक्वल टू ई रेट पर अल्फा ई रेट पर यू एफ बाई के टी। क्योंकि ये पहली टर्म हमारे पास जो बहुत बड़ी है उसके कंपेरिजन वन बहुत छोटा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे कि दिस विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू दिस फर्स्ट टर्म। तो वन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि वन कैन बी नेग्लेक्टेड व्हेन टी टेंड टू जीरो एंड दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो ई रेट पर इन्फिनिटी विल आल्सो इन्फिनिटी, सो दिस टर्म विल बी लार्जर एज कम्पेयर टू दिस वन, वेरी लार्ज। तो इसलिए हम इस वन को यहाँ से हटा देंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये इसके बराबर ही होगा वन के बिना ही। तो ये चीज़ हम जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसमें ये चीज़ पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में ये चीज़ पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ई रेट पर अल्फा ई रेट पर यू एफ बाई के टी विल बी इक्वल टू वन। क्योंकि ये जो पूरी टर्म है ये सिर्फ इसके बराबर आप ले सकते हैं, ई रेट पर अल्फा ई रेट पर यू एफ बाई के टी प्लस वन यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाली टर्म बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वन। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। और जो वन हमारे पास होता है अब इसको हम ई रेट पर अल्फा प्लस यू एफ डिवाइडेड बाय के टी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है ई। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो इसलिए एक ही ई हमने लिया और अल्फा और यू एफ प्लस के टी को यहाँ पे ऐड कर दिया। और जो एक होता है उसको हम ई रेट पर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ई रेट पर जीरो इज वन। और अब दोनों साइड बराबर है तो इनके बेस भी बराबर होंगे और इनकी पावर भी बराबर होगी। तो बेस तो बराबर है, इसका मतलब पावर भी बराबर होनी चाहिए, मतलब कि अल्फा प्लस यू एफ बाई के टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट साइड की पावर राइट साइड की पावर के बराबर हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि बेस भी सेम है और दोनों साइड बराबर भी हैं। तो दोनों साइड को बराबर होने के लिए उनके बेस भी बराबर होने चाहिए और उनकी पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो बेस तो बराबर है लेकिन पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस यू एफ बाई के टी इक्वल टू जीरो। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस यू एफ डिवाइडेड बाय के टी हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट की। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम जो फर्मी ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पुट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास था एन यू डी यू इक्वल टू जी यू डिवाइडेड बाय ई रेज पावर अल्फा। लेकिन अल्फा हमारे पास कितना आ गया माइनस यू एफ डिवाइडेड बाय के टी और ई रेज पावर यू डिवाइडेड बाय के टी। तो ये हमारे पास है ई रेट पर अल्फा इंटू ई रेट पर यू बाई के टी और साथ में आगे प्लस वन और यहाँ पे हमारे पास है डी यू। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आया अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ई रेट पावर दिस ई रेट पावर दिस। तो इट इम्प्लाइज एन यू डी यू विल बी इक्वल टू जी यू डिवाइडेड बाय ई रेट पावर यू माइनस यू एफ डिवाइडेड बाय के टी और प्लस वन इंटू डी यू। क्योंकि यू बाई के टी हमारे पास यहाँ पे प्लस है और माइनस यू एफ बाई के टी हमारे पास माइनस है, तो प्लस वाले को हम पहले लिखेंगे, के टी दोनों में कॉमन है। तो ये बन जाएगा यू माइनस यू एफ डिवाइडेड बाई के टी। तो ई रेट पावर यू माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया फर्मी ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द मेटल।